Hello dear students, welcome to the class, welcome to the session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT virtual classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर। हम लोग रिसेंट क्लासेस में हम ये समझ रहे थे कि आपके बुक में चैप्टर है जो सरल रेखीय पथ पर गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किस प्रकार से किसी सरल रेखीय पथ पर गति होती है किसी वस्तु की, गति की परिभाषा। इसके अलावा हमने ये भी देखे थे कि जो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं इससे संबंधित हम अभी टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उनकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास में हम लोग कुछ टेक्निकल बातें करने वाले हैं। जो चीज़ें हमने अब तक सीखी हैं उनको हम ग्राफ पर निरूपित करने वाले हैं। सो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका रोल आगे आने वाली क्लासेस में भी रहने वाला है। सो आई होप आप ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज की क्लास से इंपॉर्टेंट बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी विस्थापन के ऊपर, पथ लंबाई के ऊपर, है ना। और हमने ये देखा था कि इस प्रकार विस्थापन का जो मान है वो गति की दिशा पर भी निर्भर करता है, जबकि पथ लंबाई जो है ये गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। चाल को हम समझेंगे। चाल को समझने से पहले हमने ये देखी थी एक समान गति और असमान गति। अब आपके साथ मैं कुछ ग्राफ्स को डिस्कस कर रहा हूँ और इन ग्राफ्स के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से ये किसी वस्तु की गति को डिफाइन करते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाइए आप मेरे साथ, कुछ 2-3 ग्राफ्स हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला ये ग्राफ है और यहाँ पर आपको पता है मूल बिंदु होता है O, ठीक है। इस अक्ष पर हम ले रहे हैं समय को और इस अक्ष पर हम ले रहे हैं पोजीशन को। x मतलब स्थिति। तो एक अक्ष पर स्थिति है वस्तु की और एक अक्ष पर समय है, तो ये हो गया स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में। ये कौन सा ग्राफ है? स्थिति समय ग्राफ। क्योंकि एक अक्ष पर क्या है? स्थिति है वस्तु की, जिसको हमने x से डिनोट करा हुआ है, और दूसरे अक्ष पर t यानी समय है, तो ये हो गया स्थिति समय ग्राफ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, एक अगर स्थिति समय ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार का मिलता हुआ प्रतीत होता है, सपोज स्थिति समय ग्राफ हमको इस प्रकार का मिलता हुआ प्रतीत होता है, जो कि x अक्ष के सापेक्ष एक समांतर रेखा है। जो कि क्या है? x अक्ष के समांतर एक रेखा है। अगर ग्राफ कभी हमको इस प्रकार का प्राप्त हो तो हम उससे क्या बात पता लगा सकते हैं? देखिए, आप ग्राफ से ये बात साफ साफ स्पष्ट रूप में पता लगा पा रहे होंगे कि वस्तु की जो स्थिति है वो समय के सापेक्ष स्थिर है। मतलब कि सपोज हम यहाँ समय अक्ष पर कुछ समय के जो रीडिंग्स है उसको डिनोट करते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, और यहाँ पर हम उसकी स्थिति को डिनोट करते हैं वस्तु की, है ना। तो सपोज 5 मीटर और 10 मीटर, ये मीटर में है और ये समय यहाँ सेकेंड में। सपोज हम इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं। अब ग्राफ देखने पर मुझे क्या चीज पता लग रही है कि 0 सेकेंड पर वस्तु जो थी उसकी स्थिति थी 15 मीटर दूर, है ना। ये पॉइंट हो गया 15। 10 पे मैं देखूंगा, 10 सेकेंड बाद उसी 15 मीटर पे है, 20 सेकेंड बाद उसी 15 मीटर पे है, 30 सेकेंड बाद उसी 15 मीटर पे है, 40 सेकेंड बाद उसी 15 मीटर पे है, और 50 सेकेंड बाद भी उसी 15 मीटर पर है। यानी कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और डे 1 में जब हम लोग समझ रहे थे इन बातों को, तो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती बहुत लंबे समय तक, तो हम इसे कहते हैं कि वस्तु में गति नहीं हो रही है, यानी वस्तु विराम की अवस्था में है। तो हम यहाँ पर क्या नोट डाउन कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या बात बता सकते हैं? वस्तु
स्थिर है। किसी वस्तु के लिए जो गति का ग्राफ है वो अगर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें, हम क्या कहेंगे कि वह वस्तु स्थिर है। ठीक हो गया। चलिए एक और ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गई? गुड। एक और ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। सपोज अब की बार ग्राफ मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सपोज अब की बार मुझे ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से। इस अक्ष पर हम समय ले रहे हैं और इस अक्ष पर हम स्थिति को ले रहे हैं। ये बात ध्यान दें। ये भी स्थिति समय ग्राफ है। ये भी क्या है? स्थिति समय। ठीक है, ये भी क्या है? स्थिति समय ग्राफ है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु की स्थिति बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जैसे जैसे वस्तु का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु की स्थिति भी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में बच्चों स्थिति समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपने पढ़े होंगे, है ना? सो हम क्या करेंगे, जो बातें हमने वहां पर सीखी है उनको ही हम अप्लाई यहाँ पर करने जा रहे हैं। उनको ही अप्लाई हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था वही चीज मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज फिर से हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। सपोज 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, समय सेकेंड में है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है, और 60 सेकेंड। और इधर भी हम लोग इधर अक्ष पर भी कुछ दूरी मीटर में जो है, किस में है? मीटर में लिखी हुई है दूरी। इसको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर और 35 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब जीरो समय था तो जीरो समय पर वस्तु में कोई दूरी तय नहीं करी थी। जब 10 सेकंड हुए तो वस्तु ने 5 मीटर की दूरी तय करी। जब 20 सेकंड हुए तो वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय करी। जब 30 सेकंड हुए तो वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय करी। ये ग्राफ जो है एक्यूरेट नहीं बना है, ठीक है, इसीलिए एक्यूरेट पॉइंट्स नहीं मिल रहे, बट आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, 40 ये लंबवत मिलाते हैं मैंने। 40 सेकंड पे हम देख रहे हैं वस्तु ने 30 मीटर की गति करी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु का जो टाइम है, टाइम पीरियड हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वस्तु का जो गति है, वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। वस्तु जो ज्यादा दूरी तय करती जा रही है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है एक समान गति है। कि वस्तु की कैसी गति है? एक समान गति। कल बताया था ना आपको एक समान और असमान गति। तो एक समान गति का ग्राफ हमको ऐसा दिखेगा, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमको ऐसा दिखेगा। ध्यान रखेंगे इस बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये बातें याद रखनी है। समझ में आ रहा है? वस्तु स्थिर होगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा? बिल्कुल सीधी लाइन दिखेगी एक्स अक्ष के समांतर, और हमको एक सीधी रेखा दिखेगी जो कि मूल बिंदु से होकर उठ रही होगी, है ना? तो हम उसको कहेंगे एक समान गति है। अब नेक्स्ट एक और ग्राफ आप देखिए। देखो अगर ऐसा होगा कि हमको ये जो ढाल है यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज एक और लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये दो कार है, दो कार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दो कार के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कार ए का ग्राफ है और ये कार बी का ग्राफ है। तो दोनों कारों की जो समय के सापेक्ष स्थिति है वो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो कार ए के लिए आप देख रहे हैं कि जो ढाल है वो थोड़ा कम है, थोड़ा कम ढलान है, लेकिन कार बी के लिए ढाल थोड़ा ज्यादा है। जब आप ऐसा देखेंगे कि किसी, जब ये जो ढाल है, आप इस ढाल से क्या पता लगा सकते हैं? इस ढाल से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो वस्तु, जो कार है या फिर जो वस्तु है, उसकी जो स्थिति परिवर्तन की जो दर है वो अधिक है, यानी कि वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रही है, यानी कि उसकी चाल जो है अधिक है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आई होप। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, एक और ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं, एक और ग्राफ हम बनाते हैं। तो दोबारा से हम लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। ठीक, सॉरी एक्स एक्सिस नीचे है, वाई एक्सिस ऊपर है। यहाँ पर मैं समय को ले रहा हूँ, ठीक है, सेकंड में, और यहाँ पर मैं स्थिति को ले रहा हूँ मीटर में। ठीक है, अब की बार अगर ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से मिले, अब की बार ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से मिले कि वो एक कर्व के रूप में हो, एक कैसे रूप में हो, कर्व के रूप में, यानी रेखा नहीं है, कर्व के, वक्र के रूप में है ग्राफ इस टाइम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर ये जो दूरी तय की जा रही है, जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न आ रही है। ठीक है, ये भी सेम स्थिति समय ग्राफ है, ये भी कैसा ग्राफ है, ये भी स्थिति समय ग्राफ है, क्योंकि एक अक्ष पर वस्तु की स्थिति हमने ले रखी है और दूसरे अक्ष पर हमने क्या ले रखा है, समय ले रखा है। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ है। और आपको एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो स्थिति समय ग्राफ तो ये है, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो की गई है असमान गति की, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो जब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखना हो तो वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ तीन ग्राफ्स हैं और ये स्थिति समय ग्राफ है, यानी कि किसी वस्तु की समय के सापेक्ष जो स्थिति परिवर्तन है उसको शो कर रहे हैं। और वहां पर हमने देखा कि अगर कोई स्थिर होगी कोई वस्तु तो उसका ग्राफ हमको कैसा दिखेगा, अगर कोई वस्तु एक समान गति में होगी तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, अगर कोई वस्तु असमान गति में होगी तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ठीक है, गुड। हमने क्या बात की थी अपनी प्रीवियस क्लास में, जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है, जबकि जो पथ लंबाई है वो शून्य नहीं हो सकती। आज हम एक नई राशि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है औसत चाल एवं औसत वेग। तो औसत चाल को पहले हम समझते, सॉरी चाल को हम पहले समझते हैं, फिर औसत चाल को समझते हैं। पहले चाल के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद औसत चाल के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल हम लोग बेसिक से समझ रहे, क्लास 9th में आपने जो बातें सीखी समझी उनको ही हम एक बार समझ रहे हैं और वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो चाल क्या होता है, चाल ये हो गया दूरी परिवर्तन में जो समय लगा, दूरी परिवर्तन की दर। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर यूनिट टाइम वस्तु की चाल कहते हैं। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स स्पीड। ठीक है, चाल का जो सूत्र होता है, चाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड एस से। ठीक है, वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको भी ही यूज करते हैं। ठीक है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये सूत्र हम लोग लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि क्या है ये, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एस का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने चाल लिखा हुआ है, इसको एस से हम लोग क्या लिखते हैं, एस से हम लोग विस्थापन को भी शो करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दूरी बटे समय। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर मीटर प्रति सेकंड। ठीक हो गया, ये दो तीन बातें कवर अप हो गई। सारी चीजें हम लोग बेसिक से समझ रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक हो गया, अगर कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है तो उसको हम उसकी चाल कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में भी शो कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में भी शो कर सकते हैं। ठीक है,
बस ये है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा, ठीक है। और अगर आपको ये मीटर प्रति सेकंड दे रखा होगा और आपको उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा, तो आप क्या करोगे, 5/18 से भाग, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 18/5 से गुणा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे बोला गया कि किसी कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बताओ। तो मैंने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, मतलब 60 इंटू 5/18, बस सिंपल। तो ये हो जाएगा 65 या 300/18। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इतना ईजी है। अगर आपको बोल दिया कि 12 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो 12 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये जो भी आएगा 216/5, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीजें हेल्प हमको करती हैं। न्यूमेरिकल्स भी जहां हम इसके करेंगे 1 बाय 1, हर एक न्यूमेरिकल को हम देखेंगे, आसान से लेकर कठिन तक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चाल की जो बात की गई है बच्चों, ये जो है चाल भी जो है एक समान हो सकती है, असमान हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही होगी तो हम क्या कर लेंगे, दूरी बटे समय ले लेंगे। जैसे मतलब कल मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि 1 सेकंड में कोई वस्तु 4 मीटर चलती है, 2 सेकंड में वो 8 मीटर चल लेती है, 3 सेकंड में वो 12 मीटर चल लेती है। तो मैं क्या करूंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय किसी भी जगह पर लगाऊंगा। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वस्तु कैसी है, एक समान गति में। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति में, ठीक है। एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं किसी भी पार्ट में चाल बराबर दूरी बटे समय लगाऊंगा, सपोज इसमें लगाता हूँ, तो 8/2 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड। इस वाले पार्ट में लगाता हूँ, मतलब 12/3, 12/3 मतलब 3×4 = 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक समान गति के लिए मैं किसी भी समय पर अगर ये चाल बराबर दूरी बटे समय लगाऊं, तो हमारे मुझे चाल जो है एक समान मिलेगी। बट होता क्या है वास्तव में जो हमारी व्यावहारिक गति होती है वो एक समान तो नहीं होती है, हम लोग असमान गति करते हैं। फॉर सपोज हम बोलते हैं कि एक कार हमारे घर से निकली और 1 मिनट में वो मार्केट पहुंच गई। 1 मिनट में मार्केट पहुंच गई मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली, ठीक है। चलिए मिनट और किलोमीटर में नहीं, घंटे में बात करते हैं। तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर मार्केट पहुंच गई, ठीक है। अब मार्केट से पहुंचने के बाद उसे हाईवे मिला, हाईवे मतलब खुली सड़क मिली। उसके बाद 1 घंटे और गाड़ी चलाई, तो उसने खुली सड़क पे 40 किलोमीटर गाड़ी चला दी 1 घंटे में, खुली सड़क थी, है ना। उसके बाद फिर वापस से मार्केट आया, तो मार्केट में उसने फिर 1 घंटे में उसकी 20 किलोमीटर ही गाड़ी चल पाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने ये देखा कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर 2 घंटे में 40 किलोमीटर, और फिर 3 घंटे में गाड़ी 20 किलोमीटर और चली। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं, सपोज 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर चली वो, और 3 घंटे में वो 70 किलोमीटर तक की दूरी उसने तय कर दी। तो किसी भी बिंदु पर अगर मैं यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय का यूज करता हूँ, पहले घंटे के लिए आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे के लिए आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे के लिए आएगा 70/3, यानी कि 3×2 = 6, 20 समथिंग, है ना, 20 समथिंग। मतलब बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चाल है वो बराबर नहीं आ रही है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम चाल का एक नया नाम देते हैं। इसके लिए हम चाल को कहते हैं औसत चाल। क्या कहते हैं, औसत चाल। तो औसत चाल हम लोग क्या कहाँ पर यूज करते हैं, वास्तव में जो असमान रूप से गति होती है वहां पर हम लोग एवरेज स्पीड का यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। वहां पर हम स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। कहां पर, जब वस्तु असमान गति में हो।
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो तो एवरेज स्पीड हम यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाता है औसत चाल। औसत चाल को हम लोग भी एवरेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, औसत चाल को हम लोग भी एवरेज से डिनोट करते हैं, बराबर कुल दूरी, कुल तय दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है औसत चाल का। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इसे नोट डाउन भी करके रखेंगे। ठीक है, औसत चाल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कुल तय दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे, जब हमारे पास असमान रूप से गति में होगी वस्तु तो हम लोग औसत चाल का प्रयोग करेंगे, ना कि चाल का। ठीक है, चाल को हम लोग कहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, एक समान रूप से गति में जब वस्तु होती है तो हम वहां पर चाल का यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो चाल और औसत चाल समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर औसत चाल से हमको सिर्फ ये पता लग पाता है कि वस्तु की गति कितनी है, यानी वस्तु की जो गति का, वस्तु की जो चाल है उसका परिमाण पता लग पाता है। क्या पता लग पाता है, परिमाण पता लग पाता है, लेकिन हमको उसकी दिशा का अंदाजा नहीं हो पाता कि कौन सी दिशा में वस्तु गति कर रही है। ठीक है, परिमाण का पता लग पाता है, सॉरी, परिमाण का पता लग पाता है, लेकिन दिशा का अंदाजा नहीं हो पाता, लेकिन दिशा का अंदाजा नहीं हो पाता। तो दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई राशि को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो है तो वो राशि पूरी औसत चाल जैसी है, तो वो राशि पूरी चाल जैसी, लेकिन हम उसे नया नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं वेग यानी वेलोसिटी। तो नई नई एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं वेग यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमको क्या डिफरेंस मिल जाएगा, बस हमको एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाएगी, हमको चाल का जो, हमको जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, हमें गति का जो परिमाण है वो तो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में दिशा भी उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति एवं दिशा में परिवर्तन को वेग कहते हैं। ठीक हो गया, ध्यान से समझना इस बात को, दिशा भी इसमें इंक्लूड है, डायरेक्शन भी इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेग का, वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, वेग बराबर, दूरी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग और चाल एक जैसे हैं, तो वेग में हम दूरी की जगह पे विस्थापन लेते हैं। क्यों, क्योंकि वेग जो है दिशा पर निर्भर है और विस्थापन भी जो है दिशा पर निर्भर है। ठीक है ना, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो हम कहते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये एस कौन सा है, ये विस्थापन वाला एस है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। अगली क्लास में हम लोग ठीक वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने आज अपनी बातों को छोड़ा है, और साथ ही साथ कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने की हम लोग पूरी कोशिश फिर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।